सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की, जो है जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस। इस पे बात करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब उसके सबसे गरीब व पिछड़े तबके का उद्धार हो पाए, ना कि तब जब कुछ गिने चुने परिवारों का ही उद्धार हो पाए। जब गरीबी स्तर कम होता है तो अधिक लोग अर्थव्यवस्था में भाग लेते हैं, जिससे उपयोग और निवेश में वृद्धि होती है। उच्च स्तर की गरीबी और असमानता यानी अनइक्वलिटी आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। गरीब एवं पिछड़े नागरिकों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश करने से ही ह्यूमन कैपिटल में वृद्धि होती है। गरीबों और पिछड़ों को संबोधित करने से ही समाज में समरसता और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, जिससे अपराध में कमी आती है और सामुदायिक संबंधों में सुधार आता है। यदि आप मेरी इस बातों से सहमत नहीं हैं तो आप इसी वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, और यदि सहमत हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जनगणना कराई क्यों जाती है। जनगणना भारत में शासन और विकास के लिए एक मौलिक उपकरण है, जो नीतियों को सूचित करने और संसाधनों को आवंटित करने और सामाजिक समानता को बढ़ाने देने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करती है। जबकि जातिगत जनगणना भारत में जाति की गतिशीलता की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करती है, जिससे नीति निर्माताओं को सामाजिक न्याय और समानता के लिए मदद मिल पाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि सकारात्मक कार्रवाइयाँ, नीतियाँ विभिन्न जाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में सटीक जानकारी पर आधारित हो। जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद कराई जाती है, जबकि जातिगत जनगणना आधुनिक भारत में 1931 के बाद 2011 में कराई गई, जिसका डेटा अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह डेटा फॉल्टी है। जातिगत जनगणना के संबंध में दो प्रकार की विभिन्न राय हैं। एक पक्ष कहता है कि जातिगत जनगणना होना अनिवार्य है, जबकि दूसरा पक्ष इसे भारत में विभाजन की दृष्टि से देखता है। वह उनका यह भी मानना है कि इससे रिजर्वेशन की मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले बात करते हैं भारत में चले आ रहे रिजर्वेशन सिस्टम की, जो शुरू में केवल SC/ST के लिए था, क्योंकि उनका सदियों से उत्पीड़न शोषण हो रहा था और वह छुआछूत जैसी बीमारी से ग्रस्त थे। रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन है, यानी सकारात्मक कार्रवाई है, क्योंकि इसके बिना किसी भी देश का संपूर्ण विकास होना नामुमकिन है। 1982 में यह स्थापित कर दिया गया कि SC कैटेगरी के लिए 15% व ST कैटेगरी के लिए 7.5% आरक्षण रखा जाएगा। इसके पश्चात 1979 में मंडल कमीशन का गठन हुआ, ताकि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक बैकवर्ड क्लास की सिचुएशन का एनालिसिस कर सके। कमीशन के पास एग्जैक्ट डेटा ना होने के कारण उन्होंने 1931 के सेंसस का डाटा उठाया, जिसके अनुसार OBC की पॉपुलेशन 52% थी। 1980 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 27% आरक्षण OBC कैटेगरी के लिए प्रस्तावित किया गया, जिसे 1990 में लागू किया गया, जिसके चलते हमने भारत में कई आंदोलन देखे, जिसमें कई छात्रों ने आत्मदाह भी किया, परंतु सरकार ने इसे वापस नहीं लिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी, यह कहते हुए कि आरक्षण कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा, व क्रीमी लेयर को इससे बाहर कर दिया। इसके पश्चात 2019 में भारत सरकार ने 10% आरक्षण इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस 10% आरक्षण को यह कहकर स्वीकृति दे दी कि 50% की जो सीमा 1990 में तय की गई थी, उसे समाज में उद्धार के लिए बदला जा सकता है। समय समय पर कई राज्यों ने रिजर्वेशन में बढ़ोतरी की कोशिश करी, परंतु कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कई मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। जातिगत जनगणना केवल बिहार व आंध्र प्रदेश में करवाई जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर आज हम बिहार सरकार द्वारा कराए गए 2023 में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिसमें यह पता लगा कि EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36.01% हैं, OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास 27.12% हैं, शेड्यूल कास्ट यानी SC 19.65% हैं, शेड्यूल ट्राइब यानी ST
1.68% है, पर जनरल कैटेगरी लगभग 15% है। इस कास्ट सेंसस के अनुसार तो हमारे संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वह बिल्कुल ही निराधार है, वह आरक्षण में फिर से बदलाव की ज़रूरत है और ओबीसी व ईबीसी को मिलाकर कुछ 50% से भी ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। 2017 में आर्टिकल 340 का इस्तेमाल कर प्रेसिडेंट द्वारा जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का गठन किया गया, जिसका काम था बैकवर्ड क्लास के अंडर सब कैटेगराइजेशन करना और यह पता लगाना कि आरक्षण वाकई ही असली लाभार्थी तक पहुंच पा रहा है या नहीं। कमीशन ने यह पाया कि कुल मिलाकर 2633 जातियां हैं जो कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में हैं। उन्होंने यह भी पाया कि 25% कास्ट को 97% का बेनिफिट मिल रहा है व 990 कास्ट को 3% का बेनिफिट मिल रहा है और 980 तो ऐसी कास्ट हैं जिन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा। कमीशन की रिपोर्ट के बाद क्या आपको नहीं लगता कि भारत में जो रिजर्वेशन सिस्टम चला आ रहा है उसमें बदलाव की आवश्यकता है? और ये बदलाव कैसे हो पाएगा जब तक हमारे पास सही डेटा ही नहीं होगा। किसी भी पॉलिसी बनाने के लिए सही डेटा का होना अनिवार्य है और यह सही डेटा हमें कास्ट एवं सोशो इकोनॉमिक सेंसस के बाद ही मिल सकता है, ताकि रिजर्वेशन का लाभ एक्चुअल में उसे मिल पाए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, चाहे इसके लिए हमें आरक्षण की सीमा ही क्यों ना बढ़ानी पड़े। हम सबको ज़रूरत है कि हम बड़ा दिल रखें और यदि ओबीसी, एससी, एसटी व जनरल में भी यदि रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है और हम संपन्न हो चुके हैं तो अपने निजी स्वार्थ के चलते व राष्ट्रहित में हम इसकी डिमांड ना करें। समय समय पर पॉलिसियों में बदलाव आना आवश्यक है, परंतु किसी भी पॉलिसी के पीछे का बदलाव का कारण राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि जातिगत जनगणना का दुरुपयोग ना किया जाए तो यह न केवल सामाजिक और आर्थिक नीतियों के लिए आवश्यक है बल्कि सोशल जस्टिस के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु यदि जातिगत जनगणना का इस्तेमाल केवल पॉलिटिकल गेन के लिए किया जाएगा व हम राष्ट्रहित से पहले स्वयं का हित देखेंगे तो जातिगत जनगणना हानिकारक भी हो सकती है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि कुछ काम करने में मुश्किल होते हैं और उनका परिणाम घातक भी हो सकता है, परंतु यदि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सामाजिक हित को देखे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से किया जा सकता है और उसका परिणाम भी हमेशा सकारात्मक ही होगा। सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना को एक मुद्दा बनाकर राजनीति करना चाहते हैं, परंतु यह हम पर है कि हम इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बनने दें व राष्ट्रहित में इस विषय पर अपनी राय बनाएं। धन्यवाद। आपका अपना